स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। CIA चीफ की मॉस्को यात्रा को लेकर एक बार फिर रूस और नेटो के बीच तनाव की चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया है कि जॉन रैटक्लिफ रूस को नेटो देशों पर हमले के खिलाफ चेतावनी देने गए थे। हालांकि ट्रंप ने रूस के नेटो पर हमला करने की आशंका को खारिज किया है, लेकिन यूरोप में रूस के संभावित हाइब्रिड वॉरफेयर और यूक्रेन युद्ध के बड़े संघर्ष में बदलने का डर बना हुआ है। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। CIA प्रमुख की मॉस्को यात्रा पर छिड़ी बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जॉन रैटक्लिफ नाटो देशों पर हमला नहीं करने की चेतावनी देने गए थे। इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए एक नए और बड़े युद्ध का रास्ता खोल रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से इन खबरों को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन नाटो देशों पर हमला नहीं करेंगे। उन्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या CIA प्रमुख नाटो देशों पर हमला नहीं करने की चेतावनी देने गए थे, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रिपोर्टों में यहाँ तक कहा गया कि रूस को ये बताना था कि अगर हमले की गलती की तो गंभीर जवाब दिया जाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि रूस आने वाले कुछ वर्षों में नाटो की प्रतिक्रिया को परखने के लिए सीमित सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि ट्रंप और रूस की तरफ से दौरे को रूटीन यात्रा बताया गया। वहीं यूरोपीय खुफिया एजेंसियां भी फिलहाल ये नहीं मानती हैं कि रूस यूरोप के नाटो देशों पर सीधा सैन्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। उनके आकलन में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि रूस किसी नाटो देश पर हमला कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप रूस को लेकर निश्चिंत है, क्योंकि यूरोपीय देशों का आरोप है कि रूस उनके खिलाफ लगातार अलग अलग तरह की गतिविधियां कर रहा है। यूरोप को रूस की तरफ से हाइब्रिड वॉरफेयर का डर लगातार सता रहा है। आज रूस और नाटो के बीच सबसे बड़ा खतरा जरूरी नहीं कि सीधे टैंक और सैनिकों का युद्ध हो। खतरा यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे तनाव अचानक बढ़ जाए, जैसे कि किसी नाटो देश की सीमा में रूसी ड्रोन की घुसपैठ हो जाए, किसी सैन्य ठिकाने पर हमला हो जाए, यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से दी जा रही लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के भीतर किसी बड़े लक्ष्य के खिलाफ हो। ऐसी घटनाएं रूस और नाटो के बीच सीधे टकराव का खतरा बढ़ा सकती हैं। नाटो का सबसे बड़ा हथियार आर्टिकल 5 है, यानी किसी एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। अगर एक देश पर हमला होता है तो अमेरिका समेत नाटो के दूसरे सदस्य देश भी संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और नाटो दोनों ही सीधे टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसे उम्मीद थी कि ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की तरफ से मिली सैन्य मदद के कारण युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रूस 5 लाख सैनिकों की नई लामबंदी कर सकता है। उनका आरोप है कि उत्तरी कोरिया के 30,000 अतिरिक्त सैनिकों का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि रूस इससे इनकार करता है, लेकिन इतना साफ है कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि CIA चीफ मॉस्को गए और जो FSB के चीफ हैं उनका कहना है कि मेरा जॉब है CIA के चीफ से मिलना, लेकिन इसके बाद काफ़ी ये बवाल हो गया। क्या कुछ आप कहेंगे? लावरोव जी ने एक इंटरव्यू दिया है BBC को हाल ही में, मेरा ख्याल आज या कल में ही, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसी विजिट्स अनयूजुअल नहीं होती। और ट्रंप ने भी इस विजिट को सेमी रूटीन विजिट बोला है। और रूस की तरफ से ये कहा गया है कि ये विजिट का प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आया था। तो ऐसा स्पष्ट है कि क्योंकि पिछले दिनों में हालात कुछ बिगड़े हैं और कुछ आशंकाएं जो कि आपकी रिपोर्ट में भी बताई गई हैं कि एस्केलेशन और हो सकता है और किसी प्रकार का टकराव रूस और नेटो के बीच में होने की एक संभावना बन सकती है, चाहे वो इस प्रकार की कोई ऐसी घटना हो जाए, ना चाहते हुए भी एक टकराव का रास्ता हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में, रूस और अमेरिका के बीच में
कुछ कांटेक्ट रहे हैं, आपस में उनकी बातचीत चलती रहती है और डिप्लोमेटिक लेवल पे ही है, और ये एक इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर भी ऐसे कांटेक्ट होते हैं। आपको याद होगा कि इनके जो पिछले CIA के डायरेक्टर बर्न्स थे, वो जिस समय रूस का हमला हुआ था यूक्रेन के 1 महीने पहले उसके, वो गए थे मॉस्को। तब उन्होंने उनको, रूस को उस समय आगाह किया था कि आप ऐसा कुछ ना करें जो कि यूक्रेन की प्रभुसत्ता के ऊपर कुछ किसी प्रकार का आंच आए। तो कुछ तो पकड़ा है, लेकिन इस समय ये कहना मुश्किल है कि क्या हो रहा है। नहीं, तो इसमें अफवाहों जो ये का, कहा जा रहा है कि जो बातें निकल के आ रही हैं यूरोप के अंदर में, वो कहते हैं कि रूस नेटो देशों के ऊपर हमला करने वाला था, तो रूस को ये बताने गए थे कि आप ऐसा ना करें। क्या ये सच हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसके अभी ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है कि रूस किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो पिकअप कर सकती हैं। आजकल सैटेलाइट्स लगे हुए हैं और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है। हम्म। तो अभी तो ऐसे आसार नहीं आते, इसीलिए दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तनाव नहीं बढ़ रहा, तनाव बढ़ रहा है, और ये किसी भी प्रकार का एक स्वरूप ले सकता है। और सर, इस सब के बीच जो ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर की बात आ रही है, ये बताया जा रहा है कि नेटो के कई देशों में जिस तरह से मिसाइलें वहाँ पर, चाहे वो रूस की हों या यूक्रेन की हों, वो चली जाती हैं, या ड्रोन्स वहाँ पर चले जाते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर से काफ़ी चिंतित हैं यूरोप के देश। क्या कुछ कहेंगे सर? जी हाँ, ऐसा है कि अब वॉरफेयर का स्वरूप बहुत बदल गया है, और हाइब्रिड वॉरफेयर एक, उसको आप रियलिटी मान के चलिए। हाइब्रिड वॉरफेयर में, जिसमें कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, और जिसमें इस प्रकार के जैसे कि आपने कहा दूसरे तरीके भी इस्तेमाल होते हैं, और मिलिट्री के साथ साथ। तो ये तो ठीक है। बात मुझे लगता है कि यूरोप देशों की तरफ से कई प्रकार की स्टडीज आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई प्रकार के अननोन ड्रोन्स लगभग 13-14 यूरोपियन कंट्रीज में आ चुके हैं। और उसका एट्रीब्यूशन कहना मुश्किल है, लेकिन इंगित वो करते हैं कि शायद ये रूस की तरफ से ये आ रहे हैं। हम्म। तो ये हो सकता है, और इसमें मीडिया और थिंक टैंक्स और ये सभी लोग जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो अनिश्चितता का माहौल है। हाइब्रिड वॉरफेयर भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये कहा जा सकता है कि हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है। इस सब के बीच क्या इस युद्ध को रुकने की कोई आशा आपको दिखती है? कोई मध्यस्थता किस तरह से चल रही है? क्या कुछ कहेंगे आप संक्षेप में सर? ये जब एंकरेज का जब मीटिंग हुआ था पुतिन और ट्रम्प के बीच में, तो उसमें उन्होंने काफी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके आधार पर आगे बात बढ़ी नहीं। लेकिन रूस अभी भी एक प्रकार के कॉम्प्रोमाइज, जिसको वो बोलते हैं, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। वो कहते हैं कि हम अगर कोई नए आइडियाज आते हैं तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन पुतिन की जो शर्तें हैं, वो यूरोप मानने को तैयार नहीं है कि जो टेरिटरीज रूस के कब्जे में आ चुकी हैं वो उनको मान्यता मिले। ठीक है। अभी यूरोप कह रहे हैं कि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां बना दी जाए और एक सीज फायर हो जाए, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। सो बॉटम लाइन ये है कि रूस की जो टेरिटरी कब्जे में है उसको यूरोप मान ले, लेकिन वो अभी फिलहाल लगता हो नहीं सकता। तो लगता है कि अभी ये लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।